नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जा रहे हैं जहां दो दुनियाएं टकराई थी, जहां साहस और रणनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। जी। हम बात कर रहे हैं 326 ईसा पूर्व की हाइट्सपेस की लड़ाई की, मतलब झेलम नदी के युद्ध की। सिकंदर महान और भारत के राजा पोरस के बीच हुई एक बहुत ही अहम और यादगार लड़ाई। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये लड़ाई कितनी जटिल थी। इसमें जो रणनीतियां इस्तेमाल हुई वो भी कमाल की थीं, और दोनों तरफ के योद्धाओं का शौर्य वो तो असाधारण था ही। हाँ, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, जीत हार से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका असर इतिहास पर बहुत गहरा पड़ा। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो अलग-अलग सभ्यताएं, उनके मूल्य, उनकी सैन्य सोच, उनका नेतृत्व, कैसे ये सब आमने सामने आए। उन वीरता के पलों को महसूस करने की कोशिश करेंगे, और वो सम्मान जो दो दुश्मन राजाओं के बीच पैदा हुआ युद्ध के मैदान में, उसी ने तो इस घटना को इतिहास में इतनी खास जगह दी है। सही कहा। जरा सोचिए वो मंजर। 326 ईसा पूर्व, उत्तर पश्चिम भारत, मानसून जोरों पर है, झेलम नदी उफान पर, जैसे कुदरत खुद ही मंच तैयार कर रही हो। हाँ। एक तरफ सिकंदर, जिसने फारस जैसे बड़े साम्राज्य को हराया है, उसकी सेना अजय मानी जाती है। दूसरी तरफ अपनी धरती के लिए खड़े हैं राजा पोरस, अपनी विशाल सेना, हाथी और योद्धाओं के साथ। ये सिर्फ सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग सोच, दो अलग परंपराओं और दो असाधारण लोगों का आमना सामना था। तो चलिए पहले थोड़ा उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने ये टकराव तय किया। सिकंदर भारत पहुंचा कैसे और क्यों? देखिए, फारस यानी अकेमेनिड साम्राज्य जीतने के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षाएं तो और बढ़ गईं। वो सच में विश्व विजेता बनना चाहता था, और उसकी नजरों में दुनिया का किनारा कहीं भारत के पास ही था। अच्छा। भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि, उसके रहस्य, यहाँ के वीरों की कहानियां, ये सब उसे खींच रही थीं। वो इस जमीन को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। लेकिन भारत आना शायद उसके पिछले अभियानों जैसा आसान नहीं रहा होगा। क्या मुश्किलें आई उसके सामने? मुश्किलें तो बहुत थीं। सबसे पहले तो यहाँ का भूगोल और मौसम। देखिए, मॉनसून की वो भारी बारिश जमीन को एकदम दलदली बना देती थी, नदियां खतरनाक हो जाती थीं। उसकी सेना, जो यूनान और मध्य एशिया के सूखे मौसम की आदी थी, उनके लिए ये उमस भरी गर्मी, लगातार बारिश, बीमारियां, ये सब बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहाँ का राजनीतिक माहौल भी अलग था। हाँ, बिल्कुल। कई छोटे बड़े राज्य थे। कुछ राजाओं ने तो सिकंदर की ताकत देखकर या शायद आपसी झगड़ों की वजह से उसकी अधीनता मान ली। लेकिन सबने नहीं मानी, जैसे कि इस अस्केनोई लोगों ने, उन्होंने तो काफी विरोध किया था। और फिर राजा पोरस। हाँ, राजा पोरस अलग थे। वो झेलम और चिनाब नदियों के बीच जो पौरव राज्य था, उसके शक्तिशाली राजा थे। उनका कद, उनकी बहादुरी, उनकी सेना की ताकत, इसके चर्चे दूर दूर तक थे। तो जब सिकंदर ने संदेश भेजा होगा अधीनता स्वीकार करने का। हाँ, जब सिकंदर ने उन्हें अधीनता मानने और तोहफे भेजने को कहा, तो पोरस ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब क्या था? मतलब सीधे मना कर दिया? उन्होंने बहुत स्वाभिमान वाला जवाब दिया। कहते हैं उन्होंने कहलवाया कि हाँ, वो सिकंदर से मिलेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। युद्ध के मैदान में? हाँ, युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह। कोई तोहफा नहीं, कोई जी हुजूरी नहीं। ये सिकंदर के लिए सीधी चुनौती थी। ऐसा रवैया उसने शायद ही पहले देखा हो। उसे समझ आ गया कि यहाँ टक्कर बराबरी की है, शायद ज्यादा स्वाभिमानी दुश्मन मिला है। ये तो दिलचस्प मोड़ था सिकंदर के लिए, एक राजा जो झुकने को तैयार नहीं। तो लड़ाई तो होनी थी, लेकिन कैसे? सबसे बड़ी मुश्किल तो वो उफनती हुई झेलम नदी थी। बिल्कुल। मानसून ने नदी को इतना चौड़ा और तेज कर दिया था कि उसे पार करना मतलब जान जोखिम में डालना था। और पोरस ने अपनी सेना नदी के पूर्वी किनारे पर तैनात कर दी थी, खासकर उन जगहों पर जहां से पार करना थोड़ा आसान हो सकता था। उनकी सेना में क्या खास था? उनकी सेना में पैदल सैनिक थे, घुड़सवार रथ थे, और सबसे अहम करीब 200 युद्ध हाथी। ये एक ऐसी ताकत थी जिससे मैसिडोनियन सेना पहले कभी लड़ी नहीं थी। वो हाथियों के बारे में सुनकर ही डरे हुए थे। तो यहीं सिकंदर की सैन्य बुद्धि का इम्तिहान हुआ। अच्छा, तो उसने क्या योजना बनाई, कैसे पार किया ये दरिया? सिकंदर ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चालाकी भरी योजना बनाई।
कई परतें थीं उसमें। पहले तो उसने अपनी सेना को नदी किनारे लगातार घूमने, शोर मचाने का आदेश दिया, अच्छा, क्यों? ताकि पोरस की सेना को लगे कि वो बस सही जगह और मौके की तलाश में है। ये भ्रम उसने कई हफ्तों तक बनाए रखा। इससे पोरस की सेना लगातार चौकन्नी रही और थक भी गई। ये तो दिमागी खेल हुआ। हाँ, उसने छोटी छोटी टुकड़ियों को रात में अलग अलग जगहों से नदी पार करने का नाटक करने भी भेजा, ताकि पोरस समझ ही न पाए कि असली हमला कहाँ से होगा। ठीक है। और असली योजना? असली योजना तो और भी हिम्मत वाली थी। सिकंदर ने अपने मुख्य कैंप से करीब 27 किलोमीटर दूर नदी के बहाव की तरफ एक जगह चुनी। वहां नदी थोड़ी मुड़ती थी और बीच में एक जंगली टापू जैसा था जो उसके इरादों को छुपा सकता था। फिर एक रात जब जबरदस्त तूफान आया, तेज बारिश, बिजली, हवा, सिकंदर ने इसी मौसम का फायदा उठाया। उसने अपनी सबसे तेज घुड़सवार टुकड़ियां और कुछ पैदल सेना के साथ उसी गुप्त जगह से नदी पार करना शुरू कर दिया। तूफान के बीच में? ये तो बहुत ही खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा खतरनाक। लहरें तेज थीं, नावें हिल रही थीं, सैनिकों और घोड़ों के डूबने का पूरा खतरा था। कुछ कहते हैं कि वो पहले उस टापू पर उतरे, उन्हें लगा कि वो मुख्य जमीन है, फिर उन्हें एक और धारा पार करनी पड़ी। बाप रे। लेकिन सिकंदर खुद आगे था और उसके सैनिक वफादार थे। वो सुबह होने से पहले पूर्वी किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पोरस को जब पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्हें अंदाजा था कि सिकंदर खुद आया है? शुरू में पोरस को शायद लगा कि ये सिकंदर जी कोई और चाल है, या शायद उसका बेटा या कोई छोटा सेनापति है, तो उन्होंने अपने बेटे को कुछ घुड़सवारों और रथों के साथ भेजा। अच्छा। लेकिन जब सिकंदर ने उस टुकड़ी को आसानी से हरा दिया और पोरस के बेटे की भी मौत हो गई, तब पोरस को समझ आया कि मामला गंभीर है। सिकंदर खुद नदी पार कर चुका है। तो अब उन्हें अपनी मुख्य सेना के साथ सिकंदर का सामना करना था, जबकि सिकंदर की कुछ सेना अभी भी नदी के उस पार थी। हाँ, क्रेटरस के नेतृत्व में एक बड़ा हिस्सा अभी भी पश्चिमी किनारे पर था। वो पोरस को उलझाए रखने के लिए था। अब असली लड़ाई का मंच तैयार था। तो अब आमने सामने की लड़ाई। पोरस की सेना, खासकर वो हाथी, वो कैसे थे मैदान में? ताकतवर थी, पैदल सैनिक, अच्छे धनुर्धर, तेज रथ। हालांकि बारिश की वजह से कीचड़ में रथ उतने कारगर नहीं रहे होंगे, और सबसे बढ़कर वो विशाल युद्ध हाथी। ये हाथी सिर्फ हथियार नहीं थे, ये मनोवैज्ञानिक डर का भी जरिया थे। उनकी चिंगाड़, उनका भीमकाय रूप, दुश्मन की कतारों को रौंदने की उनकी क्षमता किसी भी सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफी थी, खासकर घोड़ों के लिए जो हाथियों से वाकिफ नहीं थे। और लड़ाई शुरू हुई। कैसा रहा होगा वो नज़ारा? बारिश, कीचड़, हाथी। वो नज़ारा यकीनन बहुत भयानक और अस्त व्यस्त रहा होगा। बारिश हो ही रही थी, जमीन कीचड़ वाली थी। पोरस ने अपनी सेना को भारतीय अंदाज में लगाया। बीच में हाथी, उनके बीच पैदल सेना और किनारों पर घुड़सवार और रथ। और सिकंदर ने क्या किया? हाथियों से सीधे भिड़ गया? नहीं, सिकंदर ने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी पैदल सेना, जिसे फैलिंक्स कहते हैं, उसको सीधे हाथियों से नहीं भिड़ाया। उसने अपनी बेहतर और तेज घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया पोरस के किनारों पर हमला करने के लिए। अच्छा, ये फैलिंक्स क्या चीज थी? इसने हाथियों का सामना कैसे किया फिर? हाँ, ये मैसेडोनियन फैलिंक्स उनकी पैदल सेना की रीढ़ थी। इसमें सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर कई लाइनों में खड़े होते थे और उनके पास बहुत लंबे भाले होते थे। सारेसा कहते थे उन्हें, करीब 13 से 21 फीट लंबे। बाप रे, इतने लंबे? जी। जब वो एक साथ बढ़ते थे तो भालों की एक दीवार सी बन जाती थी। हाँ। हाथियों के पहले हमले ने फैलिंग्स में थोड़ी खलबली जरूर मचाई, लेकिन मैसेडोनियन सैनिक बहुत प्रशिक्षित और अनुशासित थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथियों के पैरों और सूंडों पर भालों से वार करना शुरू किया, और सबसे ज्यादा निशाना साधा महावतों पर जो हाथियों को चलाते थे। अच्छा, ताकि हाथी बेकाबू हो जाएं। बिल्कुल। कुछ हाथी घायल होकर या महावत के मरने पर भड़क गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। उधर सिकंदर की घुड़सवार सेना ने किनारों से पोरस की सेना को दबाना शुरू कर दिया। और तभी? हाँ, तभी सिकंदर की योजना का अगला हिस्सा काम आया। क्रेटरस, जो नदी के उस पार इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि सिकंदर की पकड़ मजबूत हो रही है, तो वो भी अपनी सेना लेकर नदी पार करके मैदान में आ गया। इसका मतलब पोरस की सेना अब 3 तरफ से घिर गई। सामने सिकंदर, किनारों पर उसकी घुड़सवार सेना और पीछे से क्रेटरस की ताजा सेना। बिल्कुल, ये एक क्लासिक घेराबंदी थी जिसे सिकंदर ने बहुत कुशलता से अंजाम दिया।
पोरस की सेना जो बहादुरी से लड़ रही थी अब इस कई तरफ से हो रहे हमले के सामने बिखरने लगी। रथ कीचड़ में फंस गए होंगे। हाँ, रथ कीचड़ में फंस गए, हाथी या तो मारे गए या बेकाबू हो गए और पैदल सेना चारों तरफ से घिर गई। लड़ाई कई घंटे चली, बहुत भीषण थी, लेकिन आखिर में सिकंदर की बेहतर रणनीति, उसकी सेना का अनुशासन और शायद थोड़ी किस्मत ने भी उसका साथ दिया। पोरस की हार हुई, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। हार के बाद पोरस का क्या हुआ? हाँ, लड़ाई का नतीजा भले ही सिकंदर के हक में गया, लेकिन राजा पोरस का जो व्यक्तित्व था, उसने लड़ाई के बाद जो हुआ उसे अमर बना दिया। हार सामने देखकर भी, और कहते हैं 9 जगह से घायल होने के बाद भी पोरस अपने हाथी पर सवार होकर आखिर तक लड़ते रहे। उनका वो ऊंचा कद, कुछ लोग कहते हैं 6.5 फीट से ज्यादा, और उनकी हिम्मत मैदान में दूर से ही दिख रही थी। उन्होंने हार नहीं मानी। सिकंदर पर इसका असर पड़ा होगा जरूर। बहुत ज्यादा। सिकंदर खुद बहादुर था और दूसरों की बहादुरी की कद्र करता था। जब पोरस आखिरकार पकड़े गए, शायद साथियों के कहने पर या बेहोश होने पर, तो उन्हें सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने देखा इस हारे हुए, घायल लेकिन अभी भी गर्व से खड़े राजा को। और तब सिकंदर ने वो सवाल पूछा। हाँ, सिकंदर ने पूछा, तुम अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हो? और पोरस का वो मशहूर जवाब। पोरस ने बिना किसी झिझक, डर या गिड़गिड़ाहट के पूरे शान से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, बसिलियस बसिलाए। इस जवाब में कोई गुलामी नहीं थी, कोई घमंड नहीं था, बस एक बराबर के शासक का आत्मसम्मान था, भले ही वो हार चुका था। ये सुनकर सिकंदर ने क्या किया? उस जमाने में तो हारे हुए राजाओं के साथ बहुत बुरा सलूक होता था। सिकंदर हैरान रह गया। वो पोरस की हिम्मत, उनकी गरिमा और इस बेबाक जवाब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने शायद ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं की थी। उसे पोरस में सिर्फ दुश्मन नहीं दिखा, बल्कि एक महान और इज्जतदार प्रतिद्वंदी दिखा। तो उसने क्या कहा? सिकंदर ने पोरस के जवाब का मान रखते हुए कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और इससे भी बढ़कर। और उसने ऐसा किया भी? हाँ, सिकंदर ने न सिर्फ पोरस को उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें अपना दोस्त और सहयोगी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने पोरस के राज्य में कुछ और इलाके भी जोड़ दिए जो उसने पहले जीते थे। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। विजेता और हारे हुए के बीच ऐसा रिश्ता। जी, ये एक अभूतपूर्व उदाहरण था। ये सिकंदर की राजनीतिक समझ और पोरस के असाधारण चरित्र दोनों को दिखाता है। तो आखिर में इस पूरी लड़ाई और इस मुलाकात का क्या मतलब निकलता है? इसकी क्या विरासत है? सिकंदर के लिए ये लड़ाई कई तरह से अहम थी। सैनिक नजरिए से देखें तो ये उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल और महंगी लड़ाइयों में से एक थी। इसमें उसे भारतीय योद्धाओं, खासकर पोरस की बहादुरी और लड़ने की कला का सीधा अनुभव हुआ। उसके मन में उनके लिए गहरी इज्जत पैदा हुई। उसे समझ आया कि भारत को जीतना आसान नहीं। बिल्कुल। उसने महसूस किया ये उसकी पिछली जीतों जैसा नहीं होगा। और शायद इसीलिए ये लड़ाई उसके विजय अभियान की आखिरी सीमा भी बन गई। हाँ, काफी हद तक। इस लड़ाई में जो भारी नुकसान हुआ और भारतीय सेनाओं का जो डर, खासकर हाथियों का, उसने सिकंदर की सेना का हौसला तोड़ दिया। वो सालों से घर से दूर थे, थके हुए थे, और अब उन्हें पूरब में और भी बड़े नंद साम्राज्य की विशाल सेना का सामना करने की खबरें मिल रही थीं। तो सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जी, जब सिकंदर ने व्यास नदी हेफाइसिस के पार जाने का प्रस्ताव रखा तो उसकी सेना ने साफ इनकार कर दिया। विद्रोह जैसी स्थिति हो गई। सिकंदर को मजबूरन लौटना पड़ा। तो एक तरह से झेलम की लड़ाई अनजाने में ही उसके पूरब की तरफ बढ़ने की सीमा बन गई। सैनिक और राजनीतिक महत्व के अलावा इसका कोई सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक महत्व भी है? यकीनन, ये मुठभेड़ और खासकर पोरस और सिकंदर की वो मुलाकात पूरब और पश्चिम के बीच टकराव के साथ साथ आपसी सम्मान की संभावना का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई है। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के राजा भी लड़ाई की कड़वाहट के बीच एक दूसरे की बहादुरी और गरिमा को पहचान सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं। यह हार जीत से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की कहानी है। ये सोचना एक कमाल का है कि जंग के मैदान में जहां सब कुछ तबाह हो रहा होता है, वहां सम्मान और समझ के ऐसे पल भी पैदा हो सकते हैं। हाँ, झेलम के किनारे हुई ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है। ये लीडरशिप, साहस, रणनीति और इंसानी गरिमा की एक मिली जुली कहानी है।
सिकंदर की स्ट्रैटेजी तो लाजवाब थी, लेकिन पोरस की वो जबरदस्त बहादुरी, उनका आत्मसम्मान और उनका वो एक जवाब, वो इस घटना को एक नैतिक ऊंचाई देता है। और शायद मूल विचार यही है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, हार और जीत के वक्त भी इंसान का चरित्र और उसका आत्मसम्मान मायने रखता है। पोरस के जवाब और सिकंदर की उदारता ने मिलकर इस ऐतिहासिक घटना को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रेरणा देने वाली कहानी बना दिया। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि असली बड़प्पन सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि हारने वाले के प्रति सम्मान दिखाने में भी है, और हार में भी अपनी गरिमा बनाए रखने में है। यह हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर उस वक्त राजा पोरस ने डर दिखाया होता या रहम की भीख मांगी होती, या अगर सिकंदर ने अपनी ताकत के नशे में पोरस को जलील किया होता, जैसा कि उस जमाने में अक्सर होता था, तो शायद इतिहास इस घटना को बस एक और बेरहम लड़ाई की तरह याद रखता। क्या तब दो संस्कृतियों, दो राजाओं के बीच सम्मान का वो दुर्लभ और यादगार पल मुमकिन हो पाता? शायद नहीं। सही बात है। ये घटना हमें लीडरशिप की बारीकियों को समझने, मुश्किल हालात में इंसानी गरिमा के महत्व को पहचानने और आपसी सम्मान की ताकत पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है।